हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः अगले लेसन की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स से तात्पर्य है यानी ऊष्माओं का अध्ययन अर्थात गतिक ऊष्मा। कहने का मतलब ये है कि आप ऊष्मा या फिर ऊर्जा से शब्द से परिचित है। अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर वही ऊर्जा हमारी गति अवस्था में हो जाए, गतिक अवस्था में हो जाए तो उसको हम ऊष्मा के रूप में कहते हैं। अब यहाँ पर आपको हम बता दें कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है या द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसमें आपको बताया गया कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। भाई ये बताया गया, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ये चीज़ें हमको बताई गई। वैसे ही ऊर्जा भी होती है, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन का जो विचार है, इनके द्वारा ये बताया गया कि जो भी वस्तु है इन पर्यावरण में, इस वातावरण में या इस भौमिक संसार में, उसमें कुछ न कुछ जो होती है ऊर्जा निहित होती है। यानी सार्वत्रिक अंतर वस्तु का केवल भौतिक सिद्धांत है जिसके लिए मैं संतुष्ट हूँ कि इसके मौलिक सिद्धांतों को उनकी उपयुक्तता के आधार पर कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इनका स्टेटमेंट ये है कि भैया कोई भी वस्तु है तो वो केवल भौतिक सिद्धांत पर आधारित है, उसका मौलिक सिद्धांत क्या है उसको हम लोग नकार नहीं सकते। कहने का मतलब हम ये नहीं बता सकते कि मतलब इसमें ऊर्जा नहीं है या इस पदार्थ में ऊर्जा नहीं है, इस पदार्थ की अवस्था नहीं है, ये हम लोग नहीं कह सकते। तो ऊष्मागतिकी की अगर मैं बात करूं, ऊष्मागतिकी यानी ऊष्माओं का गति करना, ऊष्माओं का स्थानांतरण होना। तो यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान की यानी रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसको हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। किसका? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें तो आप बहुत सारे ऐसे पदार्थों को देखे होंगे जो ऊष्मा के कारण अवस्था परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे द्रव ले लीजिए, जल ही ले लीजिए, उसमें आप देखेंगे क्या कि जल ऊष्मा परिवर्तन के कारण ठोस में, बर्फ में, और फिर ऊष्मा परिवर्तन के कारण वो द्रव में, फिर ऊष्मा परिवर्तन के कारण फिर गैस में होता है। तो यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे कि कब ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, उनके मध्य में क्या अभिक्रिया हो रही है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसे में अगर हम इसको सीखें तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा ऊष्मागतिकी। ठीक है। ऊष्मागतिकी की अगर मैं शब्दावली की बात करूं तो ऊष्मागतिकी शब्दावली में हमारा आता है, क्या आता है, सिस्टम आता है। क्या आता है, सिस्टम। सिस्टम को हम क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, निकाय यानी फेज। इसके बाद दूसरा आता है सराउंडिंग। क्या आता है, सराउंडिंग आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग, जिसको हम कहते हैं परिवेश। क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। ठीक। और तीसरा आता है विश्व। क्या आता है, विश्व, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्स। क्या कहते हैं भैया, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं क्या होता है सिस्टम।
निकाय। तो सिस्टम आपकी हेडिंग हो जाएगी, सिस्टम यानी निकाय। निकाय हो गया। अब हम बात करें सिस्टम, जैसे आप अपने घरों में रहते हैं या फिर आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो जिसका आप अध्ययन करो, क्या करो, जिस भी द्रव्य या किसी भी वस्तु का आप अध्ययन करते हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं, निकाय कहते हैं। और उस निकाय के चारों तरफ का जो वातावरण होगा उसको हम परिवेश कहते हैं। चारों तरफ के वातावरण को हम क्या कहेंगे, परिवेश कहते हैं। देखा जाए, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप जो है एक कप ले लीजिए। सपोज करिए ये कप हो गया। अब इसमें जो है हम लोगों ने कप में हमने क्या लिया, चाहे चाय ले लेते हैं चाहे कॉफ़ी ले लेते हैं। अब अगर हम इसका अध्ययन करें, किसका, ये जो कॉफ़ी है या चाय है, क्या है, कॉफ़ी या टी। तो अगर हम इस टी का अध्ययन करते हैं, किसका, इस टी का, तो अध्ययन करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम का। क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे, निकाय कहेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है चाय इस एक बाउंड्री के अंतर्गत रखी गई, यानी कप में रखी गई है। तो कप जो होगा इसकी क्या होगा, परिवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवेश हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगी। तो ऐसे में सिस्टम यानी निकाय ऐसा तंत्र होता है, ऐसा प्रतिदर्श होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं। प्रतिदर्श कहलाता है, निकाय कहलाता है। जैसे एक बीकर में रखा गया पदार्थ, बीकर में रखा गया पदार्थ। तो सपोज करिए कि ये बीकर हो गया और इसमें जो है पदार्थ रखा गया है, ये इसके चारों तरफ का क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। तो इसको आप क्या कहोगे, निकाय कहोगे। क्या कहोगे, निकाय। और ये जो इसके चारों तरफ का ये जो परिवेश है इसको आप कहोगे सिस्टम, ये सराउंडिंग या फिर परिवेश। ठीक, क्लियर। तो परिवेश की अगर मैं बात करूं, परिवेश की परिभाषा ये जाएगी कि जो सिस्टम को लिए रहता है, जो अपने अंदर सिस्टम को लिए रहता है उसको हम परिवेश कहते हैं। या फिर आप दूसरे में भी परिभाषित कर सकते हैं, दूसरे में भी ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम के चारों तरफ एक निश्चित दूरी पर जो बाउंड्री होती है, उसी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगला, विश्व। तो जब हम विश्व की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विश्व की। विश्व को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम विश्व की बात करें यानी यूनिवर्स की, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जब हम सिस्टम यानी सिस्टम और सराउंडिंग, क्या करें, सिस्टम और सराउंडिंग, यानी अगर ये सिस्टम हो गया और ये अगर सराउंडिंग हो गया, तो इसको अगर हम मिला देते हैं तो हमारा एक यूनिवर्स का निर्माण हो जाता है। क्या बनता है, एक यूनिवर्स का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब, आप अपने घर में कोई भी वस्तु देखें, वो सिस्टम अगर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो सिस्टम होगा, घर के चारों तरफ का जो वातावरण होगा वो परिवेश होगा। और जब घर और वातावरण मिलते हैं तो एक ग्रामीण का निर्माण होता है, एक पास पड़ोस का निर्माण होता है। तो ऐसे में जब वही चीज़ें जब ब्रॉड रूप ले लेती हैं, जैसे हम लोग हो गए इंडिया में हो गए, फिर इंडिया जो है पूरा विश्व के नक्शे में है, तो ऐसे में ये विश्व का निर्माण हो सकता है। यानी हम प्रदेश राज्य में, ऐसे करके फिर राज्य भारत में, फिर भारत विश्व में। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर यहाँ बनेगी तो राज्य स्तर पे, फिर जिला, पहले जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, फिर जो है भारत में, फिर भारत से बाहर विदेश में, ऐसे करके, या विदेश से बाहर, बाहर से भारत में, भारत से फिर
प्रदेश में, प्रदेश से फिर राज्य में हमारे तक आती है। तो ऐसे किसी भी तंत्र का एक्सचेंजिंग होता है। ठीक ऐसे ही आपके किसी पदार्थ से ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। जैसे अगर हम देखें तो सपोज करिए कि ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें तो यहाँ या तो ऊष्मा ली जाएगी या तो ऊष्मा निकाली जाएगी। तो भैया जब ऊष्मा ली जाएगी या निकाली जाएगी तो इसी चारों तरफ ही निकाली जाएगी ना। तो ये आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग को आप जोड़ देंगे तो आपका विश्व का निर्माण हो जाता है। आई थिंक क्लियर, ओके, ठीक। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सिस्टम जो होता है, यानी सिस्टम आपके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया, देख लेते हैं। पहला होता है ओपन सिस्टम। कौन सा होता है, ओपन सिस्टम होता है। कौन सा, ओपन सिस्टम, ठीक। ओपन सिस्टम यानी खुला परितंत्र, खुला निकाय। तो ऐसे निकाय जिसमें परिवेश के साथ पदार्थ और ऊष्मा दोनों का स्थानांतरण हो तो उसको हम क्या कहते हैं, खुला निकाय कहते हैं। ऐसे निकाय जिसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों का विनिमय होता है, लेन देन होता है, परिवेश से सिस्टम में, सिस्टम से परिवेश में। जब दोनों का विनिमय होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम यानी खुला निकाय। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एक खुला बीकर हो, इस बीकर में रखी गई कॉफी या चाय, ठीक है, ये खुला बीकर हो गया। इसमें चाय अगर रखी गई है, टी, तो इसमें से आप क्या देखोगे, टी में से यानी इस बीकर में से एनर्जी भी बाहर निकलेगी और उसके साथ साथ इसकी स्मेल भी बाहर निकलेगी, है ना। तो पदार्थ और एनर्जी दोनों का जब ट्रांसफर होता है सिस्टम से सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं, ठीक। सेकंड की बात करें, सेकंड आपका आता है क्लोज सिस्टम। क्या आता है भैया, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, बंद निकाय। तो बंद निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिसमें केवल ऊर्जा का विनिमय होता है। किससे किससे, सिस्टम से टू सराउंडिंग, यानी ऐसे निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का अपने परिवेश के साथ विनिमय होता है, द्रव्य का नहीं, बंद निकाय कहलाते हैं। परिभाषा क्लियर, ऐसे निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का विनिमय हो, द्रव्य का नहीं, बंद निकाय कहलाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक बीकर है, इस बीकर में रखा गया पदार्थ है, इसको आप बंद कर दीजिए। तो जब बंद कर देंगे तो इसमें से केवल ऊष्मा बाहर जाएगी, द्रव्य बाहर नहीं जाएगा। क्या जाएगी, एनर्जी बाहर जाएगी। तो जब एनर्जी बाहर जाएगी तो ऊष्मा का विनिमय हुआ, इसको आप कहेंगे बंद निकाय, ठीक। इसके बाद तीसरा आता है विलगित निकाय। कौन सा भैया, विलगित निकाय, विलगित निकाय। तो विलगित निकाय की अगर हम बात करें तो ऐसे निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा का ना तो द्रव्य किसी का भी अपने परिवेश के साथ लेन देन या विनिमय नहीं होता है, तो ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहते हैं। विलगित निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिसमें ना तो ऊर्जा ना तो द्रव्य, दोनों में से किसी का विनिमय परिवेश के साथ नहीं होता है, उसको हम विलगित निकाय कहते हैं, ठीक। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल बात करें, एक थर्मस फ्लास्क लिया जाए। सपोज करिए कि ये आपका थर्मस फ्लास्क हो जाए, ठीक। अब इसमें जो है आपने कॉफ़ी या जो भी कुछ रखा है, ये अगर यहाँ से लॉक है थर्मस, तो इसमें से ना तो ऊर्जा का ना तो ऊष्मा का, ना तो ऊर्जा का ना तो द्रव्य किसी का भी अपने परिवेश के साथ एक्सचेंज नहीं होगा,
यानी परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे निकाय को आप क्या कहेंगे? विलगित निकाय कहेंगे। ठीक, ओके, ठीक, इतना ही आज।